पर बात करते हुए समझ नहीं आती, या तौहीन अदालत हो सकता है या फिर जो एजेंसीज हैं उन पर बात करते हुए डर लगता है। लेकिन जजेस का मामला है, 6 जजेस इकट्ठे ख़त लिख रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है जो इनको ये दोबारा एक ख़त मिला है और उसमें पाउडर मौजूद है, और ये क्या पाउडर वाला सिलसिला है क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कोई अच्छा आगाज़ नहीं है किसी भी लिहाज से। आप किसी भी एंगल से देखें, इसका ताल्लुक पार्टियों से नहीं है, जजेस से नहीं है। पाकिस्तान में एज सच एक मुआशरे के तौर पर इस किस्म के खतूत लिखे जाने और उसके अंदर इस किस्म के मशकूक पाउडर का होना जो है, ये अच्छा आगाज़ नहीं है। यस। मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इस ख़त को लेके इसके लिखने वाले तक पहुँचने की पूरी कोशिश करें, ताकि इसका, वो कहते हैं ना, वो निपिंग द बड वाली बात है कि इसको यहीं ख़त्म कर देना चाहिए ताकि ये बात आगे ना जाए। ये जो पाउडर है, इसके हवाले से जो तारीख़ अगर उठा के आप देखें तो ये एंथ्रॉक्स एक चीज़ है जिसको Tier 1 बायोलॉजिकल एजेंट माना जाता है और इसको केमिकल वेपन्स के ज़ुमरे में भी ये आता है। इसके साथ इसी मटेरियल को इस्तेमाल करके बाकायदा वेपन्स बनाए गए हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने किया था और उसके बाद फिर हमने देखा 90s में भी इसकी एक आध मिसाल मिलती है। फिर ये 2001 में जब ये 9/11 हुआ, फिर उसके बाद इस किस्म के खतूत जो हैं इस पाउडर के साथ वो कुछ लोगों को भेजे गए थे अमेरिका के अंदर। हिस्ट्री में ये सब कुछ है? ये सब कुछ है, यानी ये सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नहीं, ये पहली बार है। ये पहला आगाज़ है। एक दफ़ा शायद पहले इससे सुना गया था, लेकिन ये कि ये बहुत डेंजरस साइन है। आज मेरे ख्याल से एज ए पाकिस्तानी हमें इंडिविजुअली भी और हमारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को भी बहुत परेशान होना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल। और ख़ास तौर से जजेस के हवाले से इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है कि वो जो मुआशरे में इंसाफ देने वाले हैं उनको अगर इस किस्म के थ्रेट्स मिलने लगेंगे तो ना मुआशरा रहेगा, ना इंसाफ। जब इंसाफ नहीं रहेगा तो मुआशरा नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाना चाहिए। और इसमें यानी इसको वैसे इसको पता नहीं लगाया जा सकता ये लेटर कैसे आया, क्योंकि अभी एक रेशम बीबी का नाम सामने आ रहा है, खातून का, और बगैर किसी एड्रेस देखिए इस खत ने पाकिस्तान के पोस्टल सिस्टम के तहत ट्रेवल तो किया है ना। एग्जैक्टली। ये कहाँ पोस्ट हुआ, कौन से बॉक्स से निकला, ये सब कुछ ट्रेस हो जाता है, ट्रेसेबल है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस मामले को इसी तरीके से इग्नोर ना किया जाए, बल्कि इसको फोकस करके इसके भेजने वाले तक पहुंचने की कोशिश की जाए। और ये पाउडर क्या आम एक्सेसिबल है, इजीली मिल जाता है? मेरे ख्याल से ये बाजार के पंसारियों से तो नहीं मिलता ऑब्वियसली। हाँ। ये जो है ये बहुत ही, यानी जिसको कहते हैं एक ऐसा मटीरियल है जो आम बाजार में अवेलेबल नहीं है। exactly. कहाँ से लिया उन्होंने, कहाँ से स्मगल किया है, ये सारा कुछ जो है ये प्रूफ जो है इसके बारे में होना चाहिए। इसने मेरे ख्याल से अलार्म बेल्स ज़रूर बजाई होंगी। इसको जिस तरह हम सीरियसली डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से द पावर दैट बी द स्टेट ऑर्गन जितने भी हैं उन सब ने आज इसके ऊपर गौर व गौस किया होगा। और हम तवक्को रखते हैं कि जल्द पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर किया जाइए कि इसका कौन है मूजद, कौन इसके पीछे है, कौन लोग हैं जो इस पूरी यानी साजिशी मैं कहूँगा इसके पीछे हैं, इस पूरी एपिसोड के पीछे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये रवाज अच्छा नहीं है। ये हमारे यहाँ जिस तरह के जराइम्स होते हैं, चाहे वो कच्चे के डाकू हों, चाहे वो ब्लैकमेलर्स हों, चाहे वो जो भी हों, उनके लिए ही एक हथियार का काम देगा अगर इसका कला कमा ना किया गया। तो मैं फिर एक बार बड़ी शिद्दत के साथ ये कहूँगा कि इस मामले को दरगुजर करने की बजाय इसका पता लगाना चाहिए, कहाँ से ये चला, क्यों चला, कैसे चला, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। बिल्कुल ठीक है। और पोस्टल सिस्टम जैसे आपने हाईलाइट किया ना, बहुत इजी है। हाँ, मैंने कहा ना कि ट्रेसेबल है, किस पोस्ट ऑफिस से निकल के कहाँ पहली स्टैंप लगी थी। हाँ। ये सब कुछ ट्रैक रिकॉर्ड होता है बिल्कुल। और हो सकता है सेनेट के इंतखाबात की तरफ अगर हम आए आगे, जी, वो जो देखें ये कोई बहुत ज्यादा हैरान कुन नतीजा नहीं है। मोहम्मद औरंगजेब है, चूंकि ये सारा कुछ जो है ये कंसीवेबल था और लग रहा था कि जो अहम कैंडिडेट्स हैं या जिनको जितवाने के लिए नॉमिनेट किया गया है वो जीत जाएंगे। मतलब किसी को डाउट हो सकता था कि वाडा साहब कैसे जीतेंगे, ना उनको कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है, ना वो किसी पार्टी से है, लेकिन फिर वो देखा हमने सबको पता था वो जीतेंगे। तो वो इसके बारे में पहले वक्तों में कहा जाता था कि ये वो हुमा है जिसके सर पर बिठा दी जाए वो शहंशाह जो है वो बन जाता है। तो ये किसने बिठाई है ये हुमा इन लोगों के सरों पर, और कैसे ये सब कुछ हुआ है, हो गया है। They are all in the Senate. चलिए जी, अच्छा है, एक फॉर्म तो पूरा कंप्लीट लेकिन हुआ है ना? इसके साथ साथ नेशनल असेंबली, एक फॉर्म नेशनल असेंबली पे पहुंचने से पहले
देखिए, ये जो सेनेट है इसका इलेक्टोरल कॉलेज जब तक पूरा ना हो केपीके की तरफ उस वक्त तक ना चेयरमैन का इलेक्शन हो सकता है ना डिप्टी चेयरमैन का हो सकता है। उसके लिए तमाम फेडरेटिंग यूनिट जो हैं उनको चाहिए कि वो जो अपनी असेंबली को मुकम्मल करके और फिर वहाँ से वोटिंग कराएं। केपीके ने इसको डिनाई किया है, इसके बावजूद कि उनकी बहुत मन भाती चहेती जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने कैटेगरिकली उनकी दरखास्तें उठा के फेंक दी थी और कहा था कि नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है ये प्रवेल करेगा, और उसके साथ हुक्म दिया था कि आप इनका हल्फ लें फौरी तौर पे। जी। इसके साथ फिर इस एज ए फॉलो अप इलेक्शन कमीशन ने भी फिर इसी तरह का नोटिफिकेशन जारी किया और स्पीकर केपीके असेंबली से कहा कि आप इजलास बुलाएं और इनको यानी हल्फ उठाने दें ताकि ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। लेकिन वहाँ स्टेड फास्टनेस है दो मकाम पर। एक स्पीकर साहब, उन्होंने एक तो जो इजलास हो रहा था उसको जल्दी से मुलतवी कर दिया, और सीएम साहब और दूसरे जो है सीएम साहब, जिन्होंने कहा कि हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ जी। वो ललकार रहे हैं एक फेडरेटिंग यूनिट होते हुए सेंटर को, मरकज़ को ललकार रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो थोड़ा सा होश के नाखून इसलिए लें कि एक आइन के तहत ये मुआशरा चलता है, ये मुल्क चलता है, उसके अदारे चलते हैं, जो आइनी अदारे हैं उसमें आपकी नाराबाजी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। माजी में भी जिन्होंने नाराबाजी की थी, इन्होंने खुद भी नाराबाजी करके देख लिया ना, जब इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी थी तो जो नारे लगाए गए थे वो जो हैं वो पाए तकमील को नहीं पहुँच पाए ना। तो इसलिए इनकी तरफ से जो रेजिस्टेंस है, और जिस तरह के बयानात हैं, मैं एक मिसाल आपको दूं, उनका कि गैर आइनी व गैर कानूनी तौर पर मुंतखब होने वाले लोगों को हल्फ नहीं लेने देंगे। और भाई, जब पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, जब इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया, तो वो इलीगल कैसे हो गए? ये मानते भी नहीं थे ना कि हम मानते नहीं है वजीर तो आजम और वजीर आला उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें भी ले रहे थे। होश के और अकल के नाखून लेने चाहिए। हाँ। अब आ जाए जनाब नेशनल असेंबली की तरफ। ब्रेक की तरफ हमने जाना है क्विकली। एक अच्छी बात तो ये हुई कि जी उमर अयूब साहब ने चूंकि दरखास्त दी थी कि मुझे आप बना दें स्पीकर, अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो उन्होंने बना दिया है, लेकिन साथ ही एक धमाका भी कर दिया है। स्पीकर साहब ने तो नहीं किया, चूंकि वो जो असेंबली का अमला है, जो सेक्रेटरीट है, उन्होंने कहा है कि जी ये अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद भी नहीं कहलवा सकते, इसलिए कि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा जी, और पार्लियामेंट में उनका कोई बंदा नहीं है। लिहाजा वो उन्होंने कहा कि जी आप दोबारा से आज़ाद हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करूं, तो फिर मुझे ये पता चला कि देखिए पीटीआई का सफ़र देखिए कि अपनी हैत खो के खुद अपने हाथों वो सुन्नी इत्तेहाद में जम हो गए। वहाँ भी फिर उनकी बात दाल नहीं गली और फिर वो सुन्नी इत्तेहाद से एक बार फिर आज़ाद हो गए। यानी वो कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा कि माँ था कि ना ही पीटीआई रही ना सुन्नी इत्तेहाद रहा, फिर आज़ाद। नहीं, उसका हल बताया इमरान खान ने। वो कह रहे हैं ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। आगे हमने उसी इशू पर बात करनी है। चलिए जनाब कर लेते हैं वो जो ग्रैंड अलायंस, जो पार्टियां देखेंगे उसमें कौन सी कौन है।